एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। आज हम उसके रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट साथ में रिवाइज करेंगे जिस तरह से हम करते हैं, और इस टॉपिक को होलिस्टिक वे में प्रिपेयर करेंगे फॉर योर एग्जाम। वन मोर थिंग इज दैट इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स लाए हुए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। उन लेक्चर्स को भी जरूर देख लेना। मैं एक कॉमन प्लेलिस्ट बना लूंगा, 5-6 वीडियोस होंगे उस प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट को मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो उसको भी जरूर देख लेना और साथ साथ इस टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम टर्म जो है वो किसने प्रपोज करी थी, ये हमें बताना है। ऑर्थर जी टांसले ने, ग्रिनल ने, लिंडमैन ने या टूरिसन ने। तो किसने प्रपोज करी थी टर्म इकोसिस्टम? ऑर्थर जे टांसले ने। आपने याद रखना है 1935 ने इन्होंने इकोसिस्टम टर्म को प्रपोज करा था। नेक्स्ट, ये जो लिंडेमैन लिखे हुए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1942 में एक लॉ दिया था, याद रखना एग्जाम में पूछता है, 10% लॉ। क्या लॉ का नाम था? 10% लॉ। 10% लॉ ये कहता है कि एक फूड चेन में क्या होता है, एक फूड चेन में जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे ग्रास है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर है, फिर ग्रास ऊपर इसको खाता है, ठीक है, ग्रास को खाता है, ग्रास ऊपर को मान लेते हैं माउस खाता है, ठीक है। इस तरह से ये फूड चेन बनती है। ये फूड चेन में हर एक एनर्जी, इनको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ये एक ट्रॉफिक लेवल है, एक ट्रॉफिक लेवल है, एक ट्रॉफिक एनर्जी लेवल को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो लिंडेमैन ने 1942 में ये कहा था कि हर एक एनर्जी लेवल में से नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये था लिंडेमैन का 10% लॉ। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 एनर्जी थी, तो ऊपर कितनी एनर्जी जाएगी? 100 का 10% मतलब 10 एनर्जी जो है वो ऊपर जाएगी। इस तरह नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कितने जाएगी? 0.1। इस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और एक और टर्म याद रखना, इकोलॉजी। तीन बार पूछ लेता है, टर्म इकोलॉजी किसने कॉइन करी थी? ठीक है, इकोलॉजी टर्म को कॉइन करा था अर्नस्ट हैकेल ने। किसने कॉइन करा था? अर्नस्ट हैकेल ने। ये भी आपको याद रखना। तो ये टर्मिनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन अ फूड वेब, हाइनाज एंड वल्चर्स आर। फूड वेब में हाइनाज और वल्चर्स क्या है, हमें बताना है। प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रीडेटर्स, स्क्वेंजर्स और डिकम्पोजर्स। तो हाइनाज और वल्चर्स क्या है फूड वेब में? देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, पहले मैं वो समझा देता हूँ। एक होता है फूड चेन, ठीक है, एक होता है फूड चेन, एक होता है फूड वेब। क्या होता है? फूड वेब। इसमें डिफरेंस देखो ध्यान से। फूड चेन में पता क्या होता है? फूड चेन में लीनियर सीक्वेंस होती है। लीनियर सीक्वेंस मतलब सबसे नीचे फॉर एग्जांपल ग्रास है, अभी मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर है, ग्रास को खाता है ग्रास होपर, ठीक है, ग्रास होपर ग्रास को खाता है। फिर ग्रास होपर को खा लेगा, मान लेते हैं फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग खा लेगा। फ्रॉग को कौन खा लेगा? स्नेक। तो ये एक लीनियर सीक्वेंस बन गई ना। जब भी एक लीनियर सीक्वेंस बनती है, दैट इज नोन एज फूड चेन। फूड वेब क्या होता है? अगर मैं डिफरेंट फूड चेन्स को जोड़ दूं, डिफरेंट फूड चेन्स को जोड़ लूं, वो एक फूड वेब बन जाती है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है, नेचर में फूड वेब्स एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि देखो ध्यान से देखना इस चीज को। फॉर एग्जांपल ग्रास है, ग्रास से ही स्टार्ट करते हैं। अब ग्रास को क्या सिर्फ ग्रास होपर ही खा सकता है? नहीं, ग्रास को सिर्फ ग्रास होपर नहीं खा सकता। ग्रास को तो और भी चीज़ें खा सकती हैं, इवन माउस भी ग्रास को खा सकता है, ठीक है, तो माउस भी आ सकता है यहाँ पर। अब ग्रास हॉपर की अगर हम बात करें, क्या इसको सिर्फ स्नेक ही खा सकता है या फ्रॉग ही खा सकता है? तो नहीं, इसको स्नेक भी खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है, इवन लिजर्ड भी खा सकती है इसको। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पे आगे तीन ऑप्शन आ गए ना। तो बेसिकली इंटरकनेक्टेड है फूड चेन। एक लीनियर फूड चेन नहीं होती, हमारे पास एक फूड वेब होता है। फूड चेन का कंसेप्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो ये आपको फूड चेन और फूड वेब का फर्क पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा है हाइनाज और वल्चर्स क्या हैं? तो हाइनाज और वल्चर्स स्क्वेंजर्स हैं, ठीक है। आपको पता है ना, जो मर जाती हैं चीज़ें उन पे डिपेंड होते हैं हाइनाज और वल्चर्स। ये गिद्ध वगैरह हो गया, तो ये क्या है? स्क्वेंजर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में क्या फर्क होता है? डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना, वो डेड और डिकेइंग मैटर पे बिलीव करते हैं। डेड और डिकेइंग मैटर पे ये क्या करते हैं? फीड करते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इकोलॉजिकल पायरामिड इज ऑलवेज अपराइट। कौन सा इकोलॉजिकल पायरामिड जो है जो हमेशा अपराइट होता है? ठीक है, अपराइट होने का मतलब इस तरह का होगा, ठीक है, नीचे सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, फिर ऊपर डिक्रीज 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 होता जाएगा। दैट इज नोन एज ऑलवेज अपराइट पैरामिड, ठीक है, ये याद रखना। कौन सा इकोलॉजिकल पायरामिड है जो हमेशा अपराइट होता है? पायरामिड ऑफ बायोमास, पायरामिड ऑफ नंबर, पायरामिड ऑफ एनर्जी या पायरामिड ऑफ कार्बन।
देखो पायरामिड ऑफ एनर्जी जो है ना वो हमेशा अपराइट होता है। 3 पायरामिड होते हैं, एक पायरामिड ऑफ बायोमास, पायरामिड ऑफ नंबर और पायरामिड ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में, ये आपको पता होना चाहिए। पायरामिड ऑफ बायोमास ये बताता है कितना ऑर्गेनिक मैटर है, जिसको हम ड्राई वेट कहते हैं, कितना ऑर्गेनिक मैटर है किसी इकोसिस्टम में, उसको हम बोलते हैं पायरामिड ऑफ बायोमास। देखो ये अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, तो दोनों सिचुएशन में ये हो सकता है। उसका पायरामिड ऑफ नंबर होता है कितने इंडिविजुअल्स हैं किसी ट्रॉफिक लेवल में, वो बताता है पायरामिड ऑफ नंबर। ये भी अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है नीचे इंडिविजुअल ज़्यादा हो, ऊपर जाते जाते कम हो जाए। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि नीचे जो है वो इंडिविजुअल कम हो, ऊपर जाते जाते उसके ऊपर डिपेंडेंट इंडिविजुअल बढ़ जाए। तो ये भी अपराइट इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। बट पायरामिड ऑफ जो एनर्जी वाला है वो हमेशा अपराइट होगा, क्योंकि मैंने आपको 10% लॉ में भी यही पढ़ाया कि सबसे ज़्यादा एनर्जी नीचे होगी, ऊपर जाते जाते एनर्जी जो है वो 10% ही पहुंचती है, तो एनर्जी ऊपर जाते जाते कम होती जाती है। तो ये था पायरामिड ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि जो इकोलॉजिकल पायरामिड जो हमेशा अपराइट होता है, दैट इज पायरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखो ये मैं इन शॉर्ट हर एक पोर्शन यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, तीनों के क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ, इवन इन्वायरमेंट रिलेटेड भी। बट इनके रिलेटेड मैंने सेपरेट इन्वायरमेंट पे एमसीक्यूज लाए हुए हैं, इकोलॉजी पे एमसीक्यूज लाए हैं, बायोडाइवर्सिटी पे एमसीक्यूज लाए हुए हैं। ठीक है, उनको आप देख लेना, उनके साथ मैंने डिटेल्ड में एक्सप्लेन करा है, तो वो सब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसकी प्लेलिस्ट में आपको शेयर कर दूंगा, 5-6 लेक्चर होंगे, तो आप देख लेना, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। तो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होने का मतलब एक से दूसरे को फायदा हो रहा है, दूसरे को पहले से फायदा हो रहा है। तो वो उसकी एग्जांपल क्या है यहाँ पर? A species of living organism live and feed on dead and decaying organism। एक species of organism है वो dead और decaying मैटर पे फीड करे, क्या इसमें दोनों का फायदा हो रहा है? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसका क्या फायदा हो रहा है? तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, वन स्पीशीज ऑर्गेनिज्म बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर स्पीशीज। एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, दूसरे का नुकसान करा के एक अपना बेनिफिट कर रहा है, क्या ये सिम्बियोटिक है? नहीं। टू स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिराइव बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। दोनों स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बेनिफिट को डिराइव करें, तो दैट इज नोन एज सिम्बियोटिक रिलेशन। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं लाइकन। लाइकन क्या है? लाइकन बेसिकली एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है एल्गी और फंजाई का। ठीक है, एल्गी और फंजाई का एक क्या प्रोवाइड करता है? खाना प्रोवाइड करता है, और एल्गी जो है शेल्टर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो एल्गी और फंजाई जो है ये दोनों क्या है, एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, दैट इज नोन एज, दैट इज अ केस ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। देखो इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में ना क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये जो पीछे एसआई का एग्जाम हुआ था वहां पर ना डिफरेंट शिफ्ट्स में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आए थे। एनिमलिज्म, कम्युनलिज्म, ये क्या होते हैं, इनके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने इन डेप्थ विद एग्जाम्पल आपको ये एमसीक्यू सेशंस में एक्सप्लेन करे हुए हैं, बट आज फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्जाम्पल्स तो मैं उतनी नहीं दूंगा, बट आपको आइडिया दे देता हूँ किस में क्या होता है। एक होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को ही म्यूचुअलिज्म कहते हैं। देखो यहाँ पर एक स्पीशीज है, स्पीशीज 1। ठीक है, यहाँ पर है स्पीशीज 2। प्लस का मतलब होगा फायदा होना, ध्यान से सुना, प्लस का मतलब मैं लिखूंगा फायदा होना, माइनस मतलब नुकसान, जीरो लिखूंगा तो न्यूट्रल। तो इसका मतलब म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों स्पीशीज का फायदा होता है। जैसे ये एल्गी वाला केस आ गया, एल्गी और फंजाई लाइकन बनाती है। एक होता है कमेंसलिज्म, ध्यान से सुनना, एग्जाम में ये पूछता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक का फायदा हो रहा होता है, दूसरा न्यूट्रल है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी फिश है, कोई शार्क वगैरह है, बड़ी फिश है, उसके साथ एक वेल है, उसके साथ छोटी छोटी फिशेस जो हैं उसके साथ अटैच हो जाती हैं, और जब वो बड़ी फिश मूव करती है वो छोटी भी साथ चल जाती हैं। तो इसमें क्या हुआ? इसमें बड़ी का तो एक एक छोटी फिशेस का तो फायदा हो गया, और बड़ी का क्या नुकसान हुआ है? कोई वेल का कोई नुकसान है कि उसके साथ अगर छोटी फिशेस अटैच होकर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रही हैं तो उसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो कमेंसलिज्म में ये होता है एक का फायदा होता है, दूसरा न्यूट्रल रहता है, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना उसका फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। वेल का कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है अगर उसके साथ छोटी फिशेस अटैच हो गई हैं। छोटी फिशेस का फायदा हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे। ठीक है, कमेंसलिज्म आई होप आपको समझ आ गया। प्रीडेशन, एक होता है प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है? प्रीडेशन का मतलब होता है शिकार करना। इसमें क्या होगा? एक का फायदा होगा, जो शिकार करेगा उसको खाना मिलेगा, और दूसरा खत्म हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, एक होता है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार कुछ वो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे, जो क्या करते हैं, लीच वगैरह, वो क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर बैठ जाते हैं और उनका ब्लड जो है वो सक करते हैं। इससे क्या होता है? उनका तो फायदा हो रहा है, उनको ब्लड मिल रहा है, तो क्या उस एनिमल का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, उसका ब्लड सक हो रहा है। तो एक का फायदा होता है, एक का नुकसान होता है। एक होता है अमेंसलिज्म, ये ध्यान से सुना। अमेंसलिज्म में क्या होता है? अमेंसलिज्म में एक तो न्यूट्रल है बट दूसरे का नुकसान कर देता है। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? अगर एक न्यूट्रल है तो दूसरे का नुकसान कैसे हो सकता है? मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, सपोज करो एक बड़ा सा पेड़ है,
एक बड़ा सा पेड़, उसके साथ एक छोटा सा प्लांट निकल रहा है। अब इस बड़े पेड़ की वजह से इस प्लांट पे सनलाइट नहीं पहुंच रही है, तो इसका मतलब ये प्लांट जो है ये ग्रो नहीं कर पाएगा अच्छे से, इसका तो नुकसान हो रहा है। तो क्या इसके नुकसान होने की वजह से इसको फायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट इसकी वजह से इसको नुकसान हो रहा है। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज अमेंसलिज्म, ये आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट इज कंपटीशन। लास्ट क्या होता है? कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है? कंपटीशन में तो दोनों का नुकसान होता है, कंपटीशन में दोनों का ही नुकसान होगा। एक ही रिसोर्स के लिए अगर दोनों लड़ेंगे तो दोनों का ही नुकसान होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा होता है, कमेंसलिज्म में एक का फायदा होता है, एक न्यूट्रल रहता है, ठीक है। प्रीडेशन में एक का फायदा एक का नुकसान, पैरासाइटिज्म में भी एक का फायदा एक का नुकसान, अमेंसलिज्म में एक न्यूट्रल दूसरे का नुकसान, और कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है, ठीक है। इसकी विद एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाए थे पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज रिलेटेड विद साइलेंट वैली प्रोजेक्ट? तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर है? देखो ये बहुत न्यूज़ में रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते थे गवर्नमेंट, बट इस पर बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि साइलेंट वैली जो है वो एक फॉरेस्ट कवर था, तो इसके बहुत प्रोटेस्ट के बाद इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। तो कहाँ पर है? उत्तराखंड, हिमाचल, केरला या तमिलनाडु। तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कहाँ पर था? केरला में था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो डिफरेंट तरह की मूवमेंट स्टार्ट हुई है। फॉर एग्जांपल चिपको मूवमेंट थी, ठीक है, इसको भी याद कर लो। चिपको मूवमेंट पूछता है। चिपको मूवमेंट थी 1973 में, कहाँ पर थी? उत्तराखंड में। कहाँ पर थी? उत्तराखंड में। और इसमें जो इंपॉर्टेंट थे सुंदरलाल बहुगुणा, उनका नाम याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था चिपको मूवमेंट में। मतलब पेड़ को चिपक जाओ, हग कर लो पेड़ को, ताकि उसको कटने नहीं देना है, ठीक है। इसी तरह इसी के संदर्भ में, मतलब इसी के अकॉर्डिंगली एक मूवमेंट और चली थी, एपिको मूवमेंट। क्या मूवमेंट का नाम था? एपिको मूवमेंट। कई बार पूछ लेता है एपिको मूवमेंट कहाँ पर हुई थी? कर्नाटका पे हुई थी, ये आपको याद रखना, कर्नाटका पे हुई थी। इसमें पंडुरंग हेडजे जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, तो इतना याद नहीं रखना है। तो कर्नाटका पे मूवमेंट चली थी, एपिको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट कहाँ थी? उत्तराखंड में, सुंदरलाल बहुगुणा। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कहाँ पर बन रहा था? केरला में, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया? कुछ प्लांट्स एंड स्पीशीज किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हैंगुल है। देखो हैंगुल क्या है? वो एंडेमिक है ना इंडिया का, जम्मू कश्मीर का एंडेमिक है, हर जगह थोड़ी पाया जाता है। तो हैंगुल की अगर हम बात करें तो वो क्या है? एंडेमिक स्पीशीज है। तो एंडेमिक स्पीशीज होती हैं उनको, सॉरी मैंने आंसर ही आपको बता दिया, एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं उनको वो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जो एक्सक्लूसिवली किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन से साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया था एलिफेंट को सेव करने के लिए? 1972, 1992, 1962, 1982, ठीक है। आई होप कि आप पहले खुद ये क्वेश्चन कर रहे होंगे अपने लेवल पे, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुन रहे होंगे, क्योंकि आपको एक बार आप रिवीजन कर रहे हो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको भी कितने आते हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ कि सेशन के बाद आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि आपके कितने करेक्ट हुए, ठीक है। तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि धीरे धीरे आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो कौन से ईयर में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था? 1972, 92, 1962 या 1982? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था 1992 में, ठीक है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम थी। एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम वो होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इस लेक्चर में, जो सेंट्रल स्कीम्स में मैंने लेक्चर लाया था। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम वो स्कीम्स होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का भी शेयर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ शेयर होता है, वो शेयर फिक्स किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रोजेक्ट टाइगर एग्जाम में पूछता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में, ठीक है। एनटीसीए ने लाया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, 1973 में। अब देखो प्रोजेक्ट हैंगुल पूछ सकता है, जम्मू कश्मीर का एनिमल है, ठीक है, ब्यूटी एनिमल है। तो प्रोजेक्ट हैंगुल पूछ सकता है, वो कब आया था? 1970 में, याद रखना कब आया था? 1970 में। और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी पूछता है एग्जाम में, तो स्नो लेपर्ड आया था प्रोजेक्ट 2009 में, ठीक है, 2009 में। और तो बहुत सारे एनिमल से रिलेटेड प्रोजेक्ट आते रहते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको बता दिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, टाइगर 1973, हैंगुल 1970, स्नो लेपर्ड 2009, ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च? कौन से साल में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था? 2004, 5, 13, 14, 83, 84 या 73, 74? तो ये मैंने आपको बता दिया 1973-74 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च हुआ था। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? प्रोजेक्ट टाइगर, एनटीसीए। इसकी फुल फॉर्म देख लो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत डिक्रीज हो गई थी, बट अब जो है पॉपुलेशन जो है टाइगर की इंक्रीज हो रही है डे बाई डे, ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दिस प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी?
इनमें से कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है? नॉट देखा करो क्वेश्चन में ध्यान से। बायोस्फीयर रिजर्व, जू, zoological पार्क जिसे कहते हैं, नेशनल पार्क, नन ऑफ द अबव। देखो आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व में तो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्शन होती है, नेशनल पार्क में भी नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट होता है, बट जू जो है एक तरह की एक्स सिटू जिसे हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन में आता है। एक्स सिटू मतलब जू में क्या होता है, हम जंगल से जानवरों को लाकर एक कैप्टिव एरिया में जू में रख देते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्स सिटू कंजर्वेशन है। एक्स सिटू इन सिटू कंजर्वेशन क्या होती है? इन सिटू कंजर्वेशन होती है जब हम किसी भी चीज़ को उनके ही नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज नोन है इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सिटू के एग्जांपल्स क्या क्या आ जाती हैं? फॉर एग्जांपल आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। नेशनल पार्क हमने देखे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और कुछ आपको पता है सैक्रेड जंगल होते हैं, सैक्रेड ग्रूव्स, उनको ट्राइबल एरिया में देखा होगा आपने, कुछ सैक्रेड जंगल होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, उनकी पूजा की जाती है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। एक होता है एक्स सिटू मतलब अपने नेचुरल हैबिटेट से ला के बाहर हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोटेनिकल गार्डन्स, आपने देखा होगा बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, जोलॉजिकल पार्क जिसे आप जू बोलते हैं, कुछ क्रायो प्रिजर्वेशन होते हैं जहाँ पर हम प्रिजर्व करके आते हैं, कुछ सीड बैंक्स होते हैं, डीएनए बैंक्स होते हैं, ये सारे क्या हैं? एक्स सिटू कंजर्वेशन। अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर लाके हम क्या करें? एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस कम अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट? इनमें से कौन सी जगह जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में आती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, या नन ऑफ अबव? तो इनमें से कौन सा आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पर आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है? उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है, इसकी वीडियो जो है कल मैंने टेलीग्राम पे शेयर करी थी, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में, तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज, ये ना बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अर्थ का लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या है? बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर या बायोम? बच्चे कंफ्यूज होते हैं बायोम और बायोस्फीयर में, ठीक है, कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं? बायोम या बायोस्फीयर। देखो इकोसिस्टम क्या होता है पहले ये समझो। इकोसिस्टम वो होता है एक इंटरेक्शन, इकोसिस्टम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर इंटरेक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपस में भी और फिजिकल इन्वायरमेंट में भी। फॉर एग्जांपल पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड में फिशेज हैं, वो आपस में भी इंटरेक्ट करेंगी और पॉन्ड में जो पानी है उसके साथ भी इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये होता है इकोसिस्टम की डेफिनेशन। इकोसिस्टम क्या होता है? इंटरेक्शन होना बायोलॉजिकल कम्युनिटी की खुद के साथ भी और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके साथ भी। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम की अगर हम बात करें वो होता है बायोस्फीयर, ठीक है। क्या होता है? बायोस्फीयर। क्यों? बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर वो पार्ट होता है एटमॉस्फेयर, एयर का, वाटर का, हाइड्रोस्फीयर का, लिथोस्फीयर का, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जहाँ पर हम रहते हैं तो हम एयर के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे और एनिमल्स भी करते हैं। तो बायोस्फीयर सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है अर्थ का। मैं आपको ना एक बता देता हूँ, एक सीक्वेंस बता देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, पहले तो सेल टिश्यू ऐसे ऐसे कर करके ऑर्गेनिज्म बनता है, इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल के बाद आती है पॉपुलेशन, ठीक है, ये हम बढ़ते जा रहे हैं। पॉपुलेशन में क्या होता है? एक सेम तरह के इंडिविजुअल, ठीक है, सेम तरह के इंडिविजुअल बनाते हैं पॉपुलेशन। फिर बनती है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? डिफरेंट पॉपुलेशन जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं। अभी तक यहाँ पर फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं आया, सिर्फ पॉपुलेशन की बात हो रही है। डिफरेंट पॉपुलेशन जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, दैट इज नोन एज कम्युनिटी। फिर आती है कम्युनिटी। कम्युनिटीज़ के बाद आ जाते हैं हमारे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मैंने आपको बता दिया जहाँ पर इंटरेक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो होगी होगी, उसके साथ फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी होगी। उसके बाद आ जाते हैं बायोम, और सबसे बड़ा होता है बायोम के बाद होता है बायोस्फीयर। बायोम के बाद क्या होता है? बायोस्फीयर। कंफ्यूजन करता है बायोम। बायोम पता क्या होता है? बायोम क्या होते हैं, ध्यान से सुना। बायोम होते हैं एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, ठीक है, वेजिटेशन की भी हो सकती है, वाइल्ड लाइफ की हो सकती है, बट उनका जो क्लाइमेट है ना वो मोर और लेस सेम होता है। तो सेम क्लाइमेट के बेसिस में अगर हम किसी इकोसिस्टम को डिवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज बायोम। देखो 5 तरह के मेजर बायोम होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आ गया एक्वेटिक बायोम, ठीक है, एक तो आ गया एक्वेटिक बायोम, एक आ गया फॉरेस्ट। देखो ना इनमें क्लाइमेट का थोड़ा बहुत फर्क होता है ना। एक हो गया डेजर्ट, ठीक है, एक आ गया टुंड्रा। ये सारे जो होते हैं ये क्या है? ये हमारे मेजर तरह के बायोम हैं, ठीक है, ये मेजर तरह के बायोम है। अब देखो आपको बायोम और बायोस्फीयर में फर्क पता होना चाहिए। बायोस्फीयर एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के बायोम्स आ जाते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के बायोम, और बायोम मेनली क्लाइमेट के साथ लिंक चीज़ है।
तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर यहाँ पर कंफ्यूज करता है। और यहाँ पर एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हायरार्की में बड़ी कौन सी है, कम्युनिटी बड़ी है कि इंडिविजुअल बड़ा है, तो कम्युनिटी बड़ी है, कम्युनिटी बड़ा है कि बायोम बड़ा है, बायोम बड़ा है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है इनमें से, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है एटमॉस्फेयर में। देखो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट और प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, पहले ये सीखो। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली रिलीज हुए, इन्वायरमेंट में गए और पोल्यूशन हो गया, ठीक है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली नहीं है बट वो किन्हीं के साथ मिलके बने हुए हैं, ठीक है। और इनमें से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की एग्जांपल है ओजोन। क्यों, देखो जो ओजोन है ना हमारा, ओजोन बनता है जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं, जैसे NO हो गया, NO2 हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब हाइड्रोकार्बन के साथ मिलते हैं ना, हाइड्रोकार्बन के साथ मिलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर बनता है क्या, हमारे पास ओजोन बनती है। तो ओजोन एक तरह का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ये आपको याद रखना। ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन के रिलेटेड टॉपिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। देखो एक वीडियो मैंने लाई थी जिसमें मैंने सारे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट कवर करे हुए हैं, वो भी मैं लिंक डाल दूंगा। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन विच लेक। कौन से लेक में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड है, कोलेरू लेक, वुलर लेक, डल लेक या लोकतक लेक। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, लोकतक लेक पे है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये ओनली फ्लोटिंग, इकलौता फ्लोट करने वाला नेशनल पार्क है, सिर्फ इंडिया में नहीं, इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इकलौता जो नेशनल पार्क है जो कि फ्लोट करे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में बहुत सारे बच्चे उन वीडियोस की डिमांड करें जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाई हुई हैं, फॉर एग्जांपल लेक्स, रिवर्स, ये वगैरह। आप जाना प्लेलिस्ट में, जियोग्राफी की प्लेलिस्ट खोलना, ठीक है, जियोग्राफी की प्लेलिस्ट खोलना। आपको जो ये फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन, मैं कोशिश करूंगा फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन में एक और लेक्चर में लाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसके लिए बोल रहे हैं, बट आप उसमें भी जाना, ऑलरेडी भी उसमें लेक्चर पढ़े हुए हैं। इस जियोग्राफी वाली प्लेलिस्ट को जरूर खोलना, लेक्स, रिवर्स, इन सब के रिलेटेड जो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है वो मैंने वहाँ पर डाले हुए हैं, तो आप एक बार स्क्रॉल करके देख लिया करो, आपको प्लेलिस्ट में चीज़ें वो मिल जाएंगी। अदरवाइज क्या होता है कि जो आप डिमांड करते हो हमने ऑलरेडी डाली है, हम उसको टेलीग्राम में बीच बीच में शेयर करते रहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास। तो कौन से साल में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट पास हुआ था, 1986, 1990, 1980 या 1988। तो कब पास हुआ था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 में। अमेंडमेंट हुई थी इसकी 1988 में, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट देखो, जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसे कहते हैं, वो आया था 1972 में, ठीक है। उसके बाद आया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वाटर एक्ट जिसे कहते हैं, वो आया था 1974 को, ठीक है। उसके बाद एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, जिसको एयर एक्ट बोलते हैं, वो आया था 1981 पे। उसके बाद आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, EPA जिसे कहते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वो कब आया था, 1986 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, वाटर एक्ट आया था 1974 में, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 और इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच स्टेट इज रणथंबोर नेशनल पार्क लोकेटेड। तो कहाँ पर रणथंबोर नेशनल पार्क लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान में है, ये आपको याद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एसिड रेन इज द रिजल्ट ऑफ। एसिड रेन किसकी वजह से होती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा अमाउंट से, अमोनिया के ज़्यादा अमाउंट से, एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो बिल्कुल जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलते हैं तो हमारे पास निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो ये और फिर ये कॉज करता है क्या, एसिड रेन कॉज करता है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, जिसकी वजह से मार्बल डिग्रेड होते हैं, ताजमहल आपका ख़राब हो रहा है, प्लांट्स की कम्युनिटी पे भी, इस पर प्लांट स्पीशीज पे भी इम्पैक्ट होगा और फ्यूचर में ह्यूमंस पे भी इसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। ये आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्यों होमवर्क दे रहा हूँ, इसका बेसिकली आंसर तो मुझे पता है कि बॉटम एरिया जहाँ पे प्रोडक्शन लेस देन रिस्पिरेशन होती है, पॉन्ड इकोसिस्टम, उसको बोलते हैं प्रोफंडल जोन। देखो मैं आपको यहाँ पर इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये डिफरेंट जोन्स और इनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कहीं पर लाइट पहुँचती है, सनलाइट पहुंचती है, वहाँ पर प्रोडक्शन हो सकती है, कहीं पर नहीं हो सकती है। पॉन्ड इकोसिस्टम की ये डिफरेंट जोन्स हैं, बेंथिक जोन होगी, लिटोरल जोन होगी, इसको रिलेटेड एक बार आप गूगल करोगे तो आपको वो सारी साथ वाली चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। इसलिए ये आपका होमवर्क है आज का, क्योंकि आपको मैंने आज कोई होमवर्क नहीं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए होती है। अगर आपने 10% लॉ
अच्छे से समझा होगा तो आप इसका आंसर आराम से कर पाओगे। सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, प्राइमरी कंज्यूमर या प्राइमरी प्रोड्यूसर। देखो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ना उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर में होती है, उसके बाद एनर्जी डिक्रीज होती जाती है 10%। तो सबसे ज़्यादा कहाँ चाहिए? प्राइमरी प्रोड्यूसर में। देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर आ जाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर को हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर। क्या बोलते हैं? हर्बीवोर। इनमें कौन कौन आ जाते हैं? इनमें जैसे आ गई कौ वगैरह आ गया, ठीक है, जो मतलब डायरेक्ट ग्रास वगैरह को फीड करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में हमारे कार्निवोर्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं टॉप कार्निवोर्स, ठीक है, टॉप कंज्यूमर्स जिसको बोलते हैं, जो टॉप जैसे लाइन वगैरह आ गया, ठीक है। उसके बाद डिकम्पोजर्स वगैरह आ जाते हैं। ये सारा आपको पता है और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लोज। एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे करती है? एनर्जी हमेशा यूनी डायरेक्शन जाती है, बाई डायरेक्शन जाती है, इन एनी डायरेक्शन जाती है, ऑलवेज डाउन डायरेक्शन। देखो एक इकोसिस्टम में हमेशा एनर्जी यूनी डायरेक्शन फ्लो करती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर, ये यूनी डायरेक्शन जाते हैं, उल्टा नहीं हो सकता। प्राइमरी कंज्यूमर से प्राइमरी प्रोड्यूसर पे नहीं जा सकती, मतलब नीचे नहीं जा सकता, डाउन डायरेक्शन नहीं जा सकती, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाती है, बाई डायरेक्शन भी नहीं जा सकती। हमेशा एनर्जी फ्लो जो होता है वो यूनी डायरेक्शन होता है, ये आपको याद रखना है। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है? ये अभी रिसेंट ही हुआ है, इसलिए एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, करंट अफेयर का पार्ट भी है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, लास्ट वीक ऑफ सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। इसकी थीम एग्जाम में पूछ सकता है, तो थीम इज इंपॉर्टेंट, तो थीम याद रखना, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज मैंने आपको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के लाए, इनके आंसर्स मैंने डाल दिए हैं और इसको मैं अपनी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। द थिंग इज दैट ये सेशन लाने का मेन मकसद यही था कि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी पे लेक्चर लाओ। दिस इज नॉट सफिशिएंट, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी अलग अलग मैंने एमसीक्यूज कम रिवीजन सेशन डाले हुए हैं। ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया, प्लस मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, आप उनको देख लो। साथ साथ इसको 3-4 घंटे लगा के इस टॉपिक को पूरा ही कंप्लीट कर लो फॉर योर एग्जाम। और आप प्लेलिस्ट में जाओ, एक मैंने लास्ट 10 डे रिवीजन सेशन की एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर जो हमने 10-12 दिनों में जो एमसीक्यू हम रिवीजन सेशन लाए ना इंपॉर्टेंट वाले, वो सारे उसमें पढ़े हैं, आप उनको देख लेना अगर आपने नहीं देखे होंगे। और भी जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू की प्लेलिस्ट है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें आप ज़रूर, वहाँ पर हमें कोई भी वीडियो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है हम वहीं शेयर करते हैं, प्लस पीडीएफ भी। एक फ्री मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है वीएलडब्ल्यू का हमारी वेबसाइट पे awakeningclasses.in पे, वहाँ पर जाके आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट और हमारा पढ़ाने का वे पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट जेकेएसएसबी एग्जाम। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।